नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का बालाजी एजुकेशन पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। बेटा, जैसे आपको पता है कि पी-टेट का जो एग्ज़ाम है वो 15 मार्च को होना निश्चित हुआ है और उसके तुरंत बाद ही मास्टर कैडर की जो वैकेंसीज हैं वो आउट होने जा रही हैं। तो इसके लिए आपको सही तरीके से मास्टर कैडर की प्रेपरेशन है जो वो अभी से शुरू करनी पड़ेगी, तभी आप मास्टर कैडर में हाईएस्ट जो मार्क्स लेके मेरिट में अपनी पोस्ट को पक्का कर सकते हो। ऐसे में हम आपके लिए मास्टर कैडर हिंदी का एक ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्स जो है वो लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपको मैं अपने खुद के बनाए हुए नोट्स जो हैं वो उससे मास्टर कैडर हिंदी की तैयारी करवाने जाऊंगी। मैं आपको बता दूं कि मैं पीएचडी हिंदी कर रही हूँ। 2 बार मेरा यूजीसी नेट जो है वो हिंदी में क्लियर है और पिछले 7 साल से मैं हिंदी विषय के साथ अध्यापन में हूँ और मेरा अनुभव जो है वो आपके काम आने वाला है। तो पंजाब के बच्चों के लिए ये एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बेटा, आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि जो हिंदी भाषा है वो हमारी मातृभाषा नहीं है और बच्चों को हिंदी पढ़ने में, उसको समझने में और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं इसकी बहुत जो दिक्कत है वो आती है। तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन हम अपने ऑनलाइन कोर्स में लेकर आ रहे हैं, अपने ऑथेंटिक कंटेंट और ऑथेंटिक मटेरियल के साथ, जो आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे जब आप मास्टर कैडर हिंदी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मास्टर कैडर हिंदी का सिलेबस पाठ्यक्रम, जिससे आपको एक आउटलाइन मिल जाएगी कि आपने कौन कौन से विषयों पर ध्यान देना है। अगर हम सिर्फ सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में जो टॉपिक हैं वो बहुत कम हैं, पर जब हम पढ़ते हैं मास्टर कैडर के लिए तो हमें उसको बहुत वाइड लेवल पे पढ़ना होता है, क्योंकि उसमें से जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सिलेबस में भी मेंशन नहीं किए हुए हैं। तो सिलेबस को हम सिर्फ एक बार गो थ्रू हो जाएंगे, उससे पता चल जाएगा हमें कि हम किस पाथ पर चलना है, पर एक्चुअल में जो आपके नोट्स, जो आपकी क्लासेस होंगी, उससे ही आपको पता चलेगा कि क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। कई बार ज़्यादा पढ़ लेने से भी हमारे पास ज्ञान तो बहुत हो जाता है, पर जो सही जानकारी है वो हमें नहीं मिल पाती। तो हमारे जो नोट्स हैं, हमने जो कंटेंट आपके लिए मास्टर कैडर के लिए तैयार किया है वो इस अनुसार ही तैयार किया है कि पिछले जो हमारे पेपर अब तक हुए हैं उनमें से कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो पूछे जाते हैं और उनके आधार पर हम आपके लिए नोट्स को जो है वो लेकर आएंगे। चलो अब हम सिलेबस पर चलते हैं। हाँ जी, देखिए बेटा, आप देख रहे हो हिंदी मास्टर कैडर जो हमारा पेपर है उसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास की अगर बात करें तो अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग ग्रंथों में अपने अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास की व्याख्या जो है वो की है, और ऐसे ही अलग अलग काल के अलग अलग नामकरण, सीमा निर्धारण, ठीक है, काल विभाजन, सीमा निर्धारण अलग अलग किया है। जैसे आदिकाल है, भक्ति काल है, उसके बाद रीति काल है, मध्यकाल को 2 भागों में बांटा है। तो इसको हम पूरे डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं, नगेंद्र के ग्रंथ में क्या बात की गई है, जो अलग अलग साहित्यकार हैं, अलग अलग इतिहासकार हैं, किसने किसको पहली रचना माना है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंतर्गत करेंगे। आदिकाल की परिस्थितियाँ क्या हैं, प्रवृत्तियाँ क्या हैं, ठीक है। उसके अलावा भी जो इसमें टॉपिक मेंशन नहीं है वो है हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन परंपरा और इतिहास लेखन की महत्वपूर्ण विधियां। ये भी एक अगर हम मास्टर कैडर के पिछले पेपरों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो बच्चों को करना ज़रूरी है। तो ये भी हम जब हम शुरू करेंगे, सबसे पहले हम इतिहास लेखन की परंपरा और इतिहास लेखन की क्या क्या विधियां हैं यहीं से शुरू करके फिर हम आदिकाल, भक्ति काल और रीति काल के संबंध में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है, महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको एक नोट्स में इकट्ठा करके पढ़ेंगे। इसके साथ साथ में आपको कुछ ट्रिक्स और कुछ ऐसे तरीके, स्ट्रेटजीज भी बताऊंगी जिससे आप बहुत आसानी से इन चीज़ों को याद कर पाओगे, क्योंकि
साहित्य में बहुत व्यापक है। एक एक रचनाकार की, एक एक साहित्यकार की कितनी कितनी रचनाएं हैं, तो कैसे आप उनको याद करोगे? ये सारी जानकारी भी हम क्लासेस के दौरान आपको साथ साथ बताएंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे कुछ कवियों की बात की गई है। चंद बरदाई हैं, अमीर खुसरो है, विद्यापति है, कबीर, सूरदास, तुलसी, रैदास। अब देखिए कितने ही कवि हैं और कितनी ही उनकी रचनाएं हैं, तो कैसे उनको याद किया जाए? कैसे हमें क्या पता कौन सी रचना जो है वो महत्वपूर्ण है? तो ये सारी चीजें हम अपने अनुभव के आधार पर आपको बताएंगे कि कौन सी रचनाएं हैं जिनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं और किन महत्वपूर्ण रचनाओं पर आपने ध्यान देना है। उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा आदिकाल के बाद और मध्यकाल के बाद आ जाता है हमारा आधुनिक काल। आधुनिक काल, जैसे कि आपको पता ही है कि हिंदी साहित्य में 1857 की जो क्रांति हुई है, जो इतिहास है, अगर हम भारतीय इतिहास को देखते हैं, इतिहास के साथ ही हमारा साहित्य का इतिहास भी जुड़ जाता है। जो 1857 की क्रांति के बाद का जो साहित्य है उसको आधुनिक कालीन साहित्य जो है वो कह दिया जाता है। अब इस साहित्य में पद्य के साथ साथ गद्य का भी उद्भव और विकास जो है वो हुआ है। तो गद्य का उद्भव और विकास, जो नई गद्य विधाएं आई हैं, कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, निबंध है, कौन सी कहानी है जो पहली कहानी है, किसने किसे कहानी को पहली कहानी माना है, किसने किस निबंध को पहला निबंध माना है। अब इन सभी तथ्यों को एक क्रम के अनुसार पढ़ना बहुत जरूरी है ताकि आपको सही जो इसका ज्ञान हो सके। उसके बाद हमारे आ जाते हैं जो प्रमुख कवि हैं आधुनिक काल के, जैसे भारतेंदु हरीशचंद्र हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं, जयशंकर प्रसाद। अब ये देखो, ये जो सारे कवि हैं ये अलग अलग युगों और अलग अलग धाराओं के साथ संबंधित हैं। जैसे कि भारतेंदु युग से संबंधित हैं कवि, द्विवेदी युग है, छायावाद है। छायावाद जो है वो द्विवेदी युग के एक विपरीत में, एक विरोध में जो एक वाद है वो आया है, उसे हम छायावाद कहते हैं। प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, प्रगतिवाद को मार्क्सवाद भी कह दिया जाता है। प्रयोगवाद है, प्रयोगवाद में नए नए प्रयोग से काव्य की रचनाएं हुई हैं। नई कविता, अब नई कविता के आगे उसके बाद भी साठोत्तरी कविता है। अब यहाँ पे वो चीज़ मेंशन नहीं है सिलेबस में, पर उसकी जानकारी भी, उससे संबंधित प्रश्न जो हैं वो भी पिछले जो हम प्रश्न पत्र देखते हैं उनमें पूछे गए हैं। तो उन सब के बारे में भी हम डिटेल में, जब हम आधुनिक काल के बारे में पढ़ेंगे तो डिटेल में हम आधुनिक काल के जितने भी कवि हैं, जितनी भी रचनाएं हैं, साठोत्तरी कविता है, अकविता है, वो सारी हम इसमें पढ़ेंगे, साहित्यकार और रचनाएं, विशेषताएं भी। उसके बाद अगर हम बात करें पद्य के बाद गद्य विधाओं की, गद्य विधाओं में क्या क्या आ जाता है? गद्य विधाओं में आ जाता है हमारी कहानी है, निबंध है, संस्मरण है, रेखाचित्र हैं, वो सारे उनके कौन कौन से प्रमुख रचनाकार हैं। जैसे कहानीकार में जयशंकर प्रसाद। अब जयशंकर प्रसाद ने बहुत सी कहानियां लिखी हैं, पर उनके प्रमुख कहानियां कौन सी हैं, कौन सी कहानियों में से प्रश्न जो हैं वो पूछे जाते हैं, ये हम जब हम डिटेल में पढ़ेंगे कहानीकारों के बारे में, तब हम वहाँ पे ऐसे तथ्यों को संकलित करेंगे जिनमें से ज़्यादातर प्रश्न जो हैं वो पूछे जाते हैं। मुंशी प्रेमचंद हैं, जैनेन्द्र हैं, मनु भंडारी जो हमारी स्त्री लेखन में एक स्तंभ हैं, बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में मनु भंडारी, कृष्णा सोबती जो हमारी लेखिकाएं हैं, इनकी प्रमुख कहानियाँ कौन सी हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद आ जाता है सुदर्शन, कमलेश्वर, यशपाल। इन्होंने अलग अलग कहानी आंदोलन भी चलाए, उनको भी हम जब साहित्य के इतिहास को पढ़ेंगे और कहानियों के बारे में पढ़ेंगे तब भी हम ये सारी चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। उसके बाद आ जाता है निबंधकार। निबंधकार में जो सबसे महत्वपूर्ण निबंधकार हमारे सामने आते हैं वो है रामचंद्र शुक्ल, जिनका इतिहास ग्रंथ भी इस दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसको हम हिंदी साहित्य का इतिहास कहते हैं। उसमें से हम ज़्यादातर जो हमारे एग्ज़ाम होते हैं, पेपर होते हैं, उनमें अगर हम किसी प्रमाणिक ग्रंथ की बात करते हैं तो वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ की ही बात करते हैं। तो उस पूरे ग्रंथ को पढ़ के एक अच्छे से हमने नोट्स जो हैं वो आपके लिए तैयार किए हैं, और भी ग्रंथकार के नोट्स हैं,
इसमें सिर्फ रामचंद्र शुक्ल के नहीं, तो उनके निबंध भी हैं। चिंतामणि उनका निबंध संग्रह है, उनके निबंध हम पढ़ेंगे। फिर राम वृक्ष बैनीपुर, बाबू गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, मुक्तिबोध, हरिशंकर परशाई। हरिशंकर परशाई जो हैं वो एक व्यंग्यकार भी हैं और निबंधकार भी हैं। उनके जो निबंध हैं वो व्यंग्यात्मक निबंध हैं। तो इनके बारे में, इनकी डिटेल, इनका व्यक्तित्व कैसा था और इनकी रचनाओं की कौन सी विशेषताएं हैं। जब इनकी रचनाओं की विशेषताएं आपको पता चल जाएंगी तो आप तुरंत पहचान सकते हो कि ये रचना किसकी है। तो इस प्रकार से हम आपको कनेक्शन बना के, इनमें आपस में संबंध बना के एक का दूसरे से क्या भिन्नता है और क्या समीपता है ये बताते हुए हम आपको पढ़ाएंगे, जिससे आपको तथ्यों को याद करने में बहुत आसानी होगी। उसके बाद हम देखते हैं, हमारे सामने आता है ख भाग में समीक्षा सिद्धांत, जिसमें हम काव्य शास्त्र को अच्छे से, काव्य शास्त्र के जो नियम हैं उनको अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हमें देखो काव्य की परिभाषा, काव्य क्या है, कविता क्या है, इसके संबंध में जो हमारे अलग अलग आचार्य हुए हैं, काव्य शास्त्रीय आचार्य हुए हैं, उन्होंने अलग अलग परिभाषा दी है। भरत मुनि ने अलग परिभाषा दी है, भामे ने अलग परिभाषा दी है, दंडी ने अलग परिभाषा। अब हम कैसे याद करेंगे, क्योंकि इनकी परिभाषाएं भी संस्कृत में हैं, तो आप कैसे याद करोगे। तो उनकी कुछ ट्रिक्स जो हैं वो हमने बनाई हुई हैं और उन ट्रिक्स के आधार पे ही आपको उन परिभाषाओं को याद करने में बहुत ही आसानी होगी। फिर हम महाकाव्य, खंड काव्य, गीति काव्य, इनकी क्या परिभाषाएं हैं, क्या विशेषताएं हैं। अगर आपको पूछ लिया जाता है, अवधारणात्मक रूप से पूछ लिया जाता है कि महाकाव्य के ये विशेषताएं महाकाव्य की हैं या खंड काव्य की है, या इनमें से कौन सी विशेषता महाकाव्य की नहीं है, इनमें से कौन सी विशेषता खंड काव्य की नहीं है, तो उसके लिए आपकी जो अवधारणा है, वो आपको कॉन्सेप्ट जो है आपका वो क्लियर होना चाहिए, कि आप पता होना चाहिए कि महाकाव्य की क्या क्या विशेषताएं, खंड काव्य की क्या क्या विशेषताएं। तो आपको तभी पता होगा जब आपको डिटेल से इन चीज़ों के बारे में समझाया जाएगा। उसके बाद गद्य विधाएं आ जाती हैं, इनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि निबंध क्या है, संस्मरण क्या है, जीवनी क्या है, आत्मकथा क्या है। जैसे एक प्रश्न पिछले पेपर में पूछा गया है कि जब कोई व्यक्ति स्वयं के बारे में लिखता है तो उसे क्या कहा जाता है, जीवनी या आत्मकथा। तो ये आपको तभी पता होगा जब आपने आत्मकथा की परिभाषा को, आत्मकथा की विशेषताओं को अच्छे से पढ़ा होगा। सब रूप, इनके तत्व कौन कौन से हैं इनमें, है ना, कि कहानी में कौन से तत्व होते हैं, नाटक में कौन से तत्व होते हैं, उपन्यास में कौन से तत्व होते हैं, वो कौन सी चीज़ है जो नाटक को एकांकी से अलग करती है, वो सारी चीज़ें। उसके बाद उपन्यास, ऐसे ही उपन्यास के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल से, फिर कहानी के बारे में, ठीक है, नाटक के बारे में, एकांकी के बारे में, इनकी परिभाषाओं और तत्व के बारे में। फिर हम बात करते हैं जो हमारा व्याकरण भाग आ जाता है। अब व्याकरण भाग में यहाँ पे आपको जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपको व्यवहारिक जो व्याकरण से संबंधित प्रश्न जो हैं वो पूछे जाएंगे, कि आपने बताना है कि इनमें से संज्ञा, अगर ये संज्ञा शब्द है तो ये कौन सी संज्ञा के साथ है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है। ऐसे ही अगर वो विशेषण है तो इसमें ये सर्वनामिक विशेषण है, ठीक है, प्रमाणिक विशेषण है। ये इस तरह से प्रश्न आपको व्यवहारिक जो व्याकरण से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उसके लिए भी आपकी जो अवधारणा है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के संबंध में जो आपकी अवधारणाएं हैं, जो आपका कंसेप्ट है, वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। फिर हम उसके बाद देवनागरी लिपि, लिपि पहले तो हम भाषा और लिपि के बारे में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे कि भाषा क्या है, लिपि क्या है। फिर उसके बाद जो वर्ण है, शब्द है, पद विचार है, वाक्य विचार है, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं हमारी व्याकरण के जो नियम हैं उनके बारे में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। उसके बाद हम स्पेसिफिक रूप से, विशेष रूप से देवनागरी लिपि के उद्भव और विकास, दोष, सुधार, इन सारी चीज़ों के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे कि जो हमारी हिंदी की लिपि है, देवनागरी लिपि, वो कैसे विकसित हुई, किस लिपि से उसका विकास माना जाता है, इससे संबंधित भी प्रश्न जो हैं वो आते हैं। और फिर दोष और गुणों के बारे में भी प्रश्न जो पूछ लिए जाते हैं। इसका आपको प्रॉपर एक चार्ट प्रोवाइड किया जाएगा कि कैसे लिपि का विकास हम देखते हैं और फिर देवनागरी लिपि जो है वो कैसे हमारे सामने आती है। ऐसी हमारी भाषा है, हिंदी भाषा,
जैसे हम देखते हैं कि अपभ्रंश से हमारी हिंदी भाषा का जो विकास है वो हुआ है, तो कौन से अपभ्रंशों से हुआ है, या संस्कृत है तो संस्कृत से कैसे हिंदी तक का जो सफ़र है वो कैसा रहा है। ये सारा एक सफ़र आपको एक चार्ट के रूप में, एक पूरे डायग्राम के रूप में आपको पढ़ाया जाएगा, ताकि जब आप पढ़ो समझो तो आपको याद करने में कोई भी दिक्कत ना हो। उसके बाद मुहावरे और लोकोक्तियां हैं। ये जो विषय है वो बहुत ही व्यापक है। मुहावरे और लोकोक्तियां बहुत सारे हैं, पर हम महत्वपूर्ण मुहावरे और लोकोक्तियों से संबंधित जो नोट्स हैं वो आपके लिए लेकर आएंगे। ज़्यादातर ये जो प्रश्न इनमें से पूछे जाते हैं वो जो आपकी पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की जो बुक्स हैं उनमें जो मुहावरे और लोकोक्तियां दी गई हैं उनमें से ही ज़्यादा प्रश्न जो हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही तकनीकी जो हमारी शब्दावली है, अंग्रेजी से हमने हिंदी में शब्दों का अनुवाद करना होता है, तो ये भी जो आपको प्रश्न हैं ये आपके जो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड में जो तकनीकी शब्दावली दी गई है उनमें से जो प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारा आ जाते हैं अलंकार। ये दोनों ही जो टॉपिक हैं इनका संबंध हम जब काव्य शास्त्र पढ़ेंगे तब भी आपको अलंकार और छंद जो पढ़ाए जाएंगे। फिर अलंकार और छंद को हम वहाँ पढ़ने के बाद यहाँ पर हम अलग अलग के कौन से हमारे जो हैं वो शब्द अलंकार हैं, कौन से हमारे अर्थ अलंकार हैं, फिर शब्द अलंकारों में से अनुप्रास अलंकार है उसको हम कैसे पहचानेंगे, यमक अलंकार है उसको कैसे पहचानेंगे। ठीक है जी। वक्रोक्ति है, उपमा है, रूपक है, अतिशोक्ति है, विरोधाभास है, उत्प्रेक्षा है, कौन सा इनमें से शब्द अलंकार है, कौन सा अर्थ अलंकार है, कौन सा इसमें से हम देखेंगे कि अगर आपको एक वाक्य लिख दिया गया, कुछ कविता की पंक्तियां लिख दी गई और पूछ लिया गया कि इसमें से कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है, तो आपको तभी पता चलेगा जब आपको अच्छे से इसकी समझ जो है वो आप में होगी। आपको पता होगा कि अनुप्रास अलंकार की क्या विशेषता है और यमक अलंकार की क्या विशेषता है। जब आपको इस चीज का पता होगा फिर आप इसमें कभी भी नहीं उलझोगे। मतलब आपको अलंकारों का अच्छे से ज्ञान जो है वो हम करवाएंगे अपने नोट्स में भी, और डिटेल में आपको बताया जाएगा कि ये अलंकार ऐसे आप इसकी पहचान कर सकते हो, ऐसे तो कोई भी प्रश्न आपको जब अलंकारों से संबंधित आएगा तो आप उसको आसानी से हल कर सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं हमारे छंद। छंद भी एक महत्वपूर्ण विषय है जब हम काव्य में देखते हैं, और प्रश्न जो हैं वो भी आपको इस तरीके से पेपर में पूछे जाते हैं कि ये कौन सा छंद है, ये बताओ ये कौन सा छंद है। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ये कितनी मात्राएं हैं इसमें, या इसमें मात्राओं में क्या डिफरेंस है, इस छंद का दूसरे छंद से क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें, दोहा, सोरठा, चौपाई, सवैया, कवित्त, कुंडलिया, इंपॉर्टेंट छंद कुंडलिया है ना, कौन से दो छंदों से मिलके बनता है कुंडलिया छंद, ये आपको पता होना चाहिए। और प्रश्न इस तरह से पूछ लिया जाता है ना, जैसे दोहा छंद और रोला छंद के मिलान से हमारा जो कुंडलिया छंद है वो बनता है। तो ये चीज़ें आपको जब अच्छे से समझाई जाएंगी, एग्जाम्पल्स के साथ बताई जाएंगी, तो आपको कभी भी ये तथ्य जो हैं वो भूलेंगे नहीं। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी बेटा कि आपके पास अब समय जो है वो बहुत कम रह गया है, और जल्दी से जल्दी आप जो है अपनी तैयारी को शुरू कर लें। और उसके लिए आपको हमारे इस चैनल की इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, और उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लो। उसमें हिंदी मास्टर कैडर से संबंधित जो भी आपके डाउट हैं, जो भी आपकी क्वायरीज हैं, आप कर सकते हो। आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो, और जल्दी से जल्दी आप अपनी जो तैयारी है मास्टर कैडर की शुरू कर दीजिए, ताकि आप अपने टारगेट को अचीव कर सको और मैक्सिमम मेरिट के साथ अपनी मास्टर कैडर की जो पोस्ट हैं वो पक्की कर सको। और ये आपके पास, ये मान के चलो, ये जो चांस है ये इसके बाद फिर ये नहीं पता 3 साल बाद 4 साल बाद आए, तो ये आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसको आप ग्रैब कर सकते हो। तो बेटा इस पे आपने ज़रूर ध्यान देना है, और जल्दी से जल्दी अपनी मास्टर कैडर की जो प्रिपरेशन है वो हमारे साथ शुरू करनी है। थैंक यू।